नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। चर्चा क्या है कि अमेरिका जिस तरह से दुनिया में इन दिनों तहलका मचा रहा है, क्या यह ट्रंप का प्रभाव है या रियल में अमेरिका पावरफुल है, या अमेरिका को रिसेंटली ट्रंप के कारण पावर का पता चला है, बस हमें पता नहीं था, दुनिया उसको गांठ नहीं रही थी, अचानक सब लोग उसको सीरियसली क्यों लेने लगे। इन सारी चर्चाओं को आज हम इस तर्ज पर लेकर चल रहे हैं कि क्या कारण है कि दुनिया का जो भी क्षेत्र हो वहां अमेरिका टॉप पर बैठा हुआ है। आज हम समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका बना। आज हम ये समझेंगे कि कैसे वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारों को पलट देता है। आज हम ये समझेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट कंपनीज अमेरिका में ही क्यों खुलती हैं। अपने पसंद के लोगों को सत्ता में बिठाना और नापसंद के लोगों को जेल में डाल देना अमेरिका आफ्टर ऑल कर कैसे पाता है। ये सारी वो बातें हैं जो केवल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जैसे अमेरिका ना केवल सरकार गिरा रहा हो बल्कि अब तो वो दुनिया के डिसीजंस भी लेने लगा है। और ऐसे में सद्दाम हुसैन को जेल में डालना हो, मारना हो, या फिर मादुरो को उठा ले जाना हो, या लीबिया के गद्दाफी को पलट देना हो, ये सारे काम अमेरिका इतना बखूबी करता है कि दुनिया का कोई भी देश उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। ऐसे में सभी के दिमाग में एक बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है कि आफ्टर ऑल अमेरिका सुपर पावर बना कैसे। अमेरिका ने ऐसा क्या पाया, अमेरिका ने ऐसा क्या किया। आज के समय के सबसे प्रासंगिक सवालों में जो सवाल है वो ये कि अमेरिका ने आफ्टर ऑल ऐसा क्या किया कि वो इतना पावरफुल बन गया। आफ्टर ऑल अमेरिका का इतिहास है क्या। हम इतिहास तक लेके चलेंगे, पूरा इतिहास से लेके आज तक सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है, इसमें इतिहास भी है, अमेरिका के निर्माण से लेकर के अमेरिका की नीतियां तक सब शामिल है। सेशन को थोड़ा लंबा तक सुनिएगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा पहले प्राउड की बात यह जान लीजिए कि कभी भी अमेरिका उद्देश्य किसी भी यूरोपियन का नहीं था, उद्देश्य भारत ही था, सोने की चिड़िया ही था। और मैं इतना कह करके आज के सेशन की शुरुआत करता हूं कि कभी भारत की खोज में अमेरिका बन गया, भारत की खोज में अमेरिका बन गया। यह कहानी इतिहास से शुरू होती है जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की तलाश में नाव लेकर निकलते हैं। एक इटली के 41 साल के युवा 3 अगस्त 1492 को अपने 3 जहाज के बेड़ों के साथ सफर पर निकलते हैं। चाहते थे कि वो भारत को खोजेंगे। सवाल बड़ा बनता है, भारत को खोजने की इतनी जिज्ञासा क्यों थी। मैं कई जगह अपने सेशंस में, कई जगह इंटरव्यूज में, कई जगह पर यह बात बोलता हूं कि भारत पुराने समय में व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। चाइना से निकला सिल्क, भारत से निकले मसाले यूरोप में बेचे जाते थे और उनके लिए ओल्ड सिल्क रूट यूज किया जाता था, ट्रेड के लिए रूट यूज होते थे। और वो रूट होकर गुजरते थे तुर्की से। तुर्की में जहां आज आप इस्तांबुल है, यहां कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। यहां से निकलकर यूरोप में एंट्री होती थी। लेकिन ऑटोमन एम्पायर जैसे जैसे फैलने लगा, इस ओल्ड ट्रेड रूट पर आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे ट्रेड बाधित होने लगे। भारत जो व्यापार करता था उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आता था। धीरे धीरे भारत से जाने वाला जरूरी मसाले, सिल्क जैसी चीजें, कॉटन, ये सब जब पहुंचना बंद हुआ तो यूरोपियंस को भारत की तलाश होने लगी, क्योंकि उनकी जरूरत थी ये, और उनकी तरफ से दिया गया मेटल भारत में पहुंच रहा था। इसलिए भारत सोने की चिड़िया बनता चला जा रहा था, क्योंकि गोल्ड हमारे पास आता था। ऐसे में वो भारत की तलाश में बहुत जबरदस्त तरीके से तड़पने लगे, और इसी तड़प में यूरोपियंस भारत की तलाश में निकलने के लिए समुद्र का उपयोग किए। उन्हें यह लगता था कि यूरोप से अगर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो जो पानी है यूरोप के बाद का, उस अटलांटिक सी को पार करते ही इंडिया मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगता था कि सामने ही है भारत, उन्हें भारत सामने है, ये फीलिंग थी। यही कारण था कि कोलंबस 1492 में जब निकला, उसे लगा कि अटलांटिक सी जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा, मुझे सामने जो लैंड दिखेगी वो भारत होगी। बस यही सोच करके वो भारत के लिए निकला निकला और यही कारण है कि जब लोकल लोग उसे वहां पर मिले तो उसे लगा वो भारत आ गया है। इसी कारण से उन्हें इंडियन ही कहा गया। भारत जो कि इंडिया था अंग्रेजों के लिए, वो उसे रेड रेड इंडियन पुकारा। तो अमेरिका में असल मायने में अमेरिका नहीं था पहले, असल मायने में अमेरिका की खोज में गए हुए एक आइलैंड पर कोलंबस पहुंचा था। अब क्या हुआ, कोलंबस ने आकर यूरोप के देशों को बताया कि देखो मैंने ना इंडिया खोज लिया है, भारत खोज लिया है। यूरोपियंस में एकदम होड़ मच पड़ी कि जब ये पहुंच ही गया है लैंड पर तो चलिए हम सब चलते हैं।
इस बीच में वो सब अपनी अपनी नावें ले लेकर के यूरोप से निकल करके अमेरिका की तरफ निकल पड़े। कोलंबस के द्वारा खोजा गया यह देश अमेरिका आगे चलकर स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के लिए एक कॉलोनी बन गया। ये सब वहां जा जा करके अटैक करने लगे। धीरे धीरे रियलाइज तो हुआ, इधर भारत की खोज के लिए निकले हुए थे और सारे वास्को डिगामा जैसे लोग वो अपने रास्ते खोज रहे थे, लेकिन इधर ये लोग एक नया ही आइलैंड खोज लिए थे। वहां पर जो लोग लोकल रहते थे, जो यहाँ के निवासी थे, आदिवासी थे, उन्हें यहां से भगाया जाना शुरू हुआ। बड़ी मात्रा में स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस से लोग यहां पर पहुंचने लगे, अपनी कॉलोनी बसाने लगे। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया था और धीरे धीरे देखते देखते वहां पर अपनी 13 कॉलोनियां बना लिया। साल 1700 तक आते आते यहां पर इन तीनों ताकतों ने अमेरिका को अपने अपने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, जिस अमेरिका को आज आप 50 राज्यों के नाम से जानते हैं, असल में ये पहले 50 राज्य नहीं हुआ करते थे, 13 राज्य थे। इनमें भी सबसे जो पूर्वी किनारा था, जिसे आप इस कलर में देख रहे हैं, ये यूके के द्वारा बसाया गया था। ये जो हल्का हल्का ब्लूइश कलर आप देख रहे हैं, आसमानी कलर देख रहे हैं, ये एरिया फ्रांस के द्वारा बसाया गया था। कनाडा का बड़ा हिस्सा फ्रांस के अधीन था। गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फ्रांस चल रहा था और जो बाकी तलहटी के इलाके थे उनको स्पेन ने अपने कब्जे में किया हुआ था। कुछ इस प्रकार से यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रखा था, देश बटे हुए थे और इस तरीके से अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि किसी के अधीन नहीं था। कई बार जब मैं आपसे कहता हूं कि अमेरिका प्रवासियों को लेकर इतना सख्त हो रहा है, असल मायने में यहां पर कोई भी ओरिजिनल है ही नहीं। चाहे ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे बाइडेन हो, ये सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूरोप से आकर यहां बसे हैं। कोई बहुत पहले आ गया, यानी कि समझिए कोलंबस के बाद आए हुए सारे लोग। आज जब ये बोलते हैं कि दूसरे देश के लोगों को हम नहीं आने देंगे, तो इनसे पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर आप भी कभी आए थे, किसी ने आपको भी आने दिया था और यहां पर रहने दिया था? बट खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए अमेरिकियों ने अपने लिए कॉलोनियां बनाई और यहां पर आकर के ये लोग रहना शुरू किए। ब्रिटेन इनमें सबसे ताकतवर देश निकला। आपको मालूम होगा ब्रिटेन की सत्ता धीरे धीरे तेजी से बढ़ती जा रही थी। फ्रांस वाले अपने सरकारी नियमों से चलते थे, इसलिए पिछड़ रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस यहां पर झगड़ना शुरू हुए। ब्रिटेन अपनी सत्ता को बढ़ाने लगा। धीरे धीरे वो सत्ता को बढ़ाते बढ़ाते फ्रांस से बहुत सारा हिस्सा कब्जाने निकल पड़ा। लेकिन इससे त्रस्त आकर अमेरिकियों ने ब्रिटेन के खिलाफ ही आवाज उठा ली। 1783 में इसी के चलते ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ। मैं आपको बता दूं, आजादी से पहले इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र बनाया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अमेरिका को पहचाना जाएगा, ये पहचान दी थी। 1783 में अमेरिका आजाद होता है और 1787 में अमेरिका का संविधान बनता है और 1789 में लागू हो जाता है। अमेरिका को इसी साल अपना पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में प्राप्त होता है। मतलब समझिएगा, अमेरिका था पहले ब्रिटिश कॉलोनी। यहां पर फ्रांसीसी थे, उनसे झगड़कर बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स ने लिया था, लेकिन लड़ाइयां अभी खत्म नहीं हो रही थी। आजादी आ चुकी थी, लेकिन अब विस्तार चल रहा था। मूल में इन लोगों के ब्रिटिशर्स ही थे, ये आपको पहचानना होगा। ब्रिटिशर्स, स्पेनिश लोग और फ्रांसीसी, और यही लोग यहां पर आकर के बसे थे। धीरे धीरे सीमाओं का विस्तार होना शुरू हुआ। अब अपनी एक पहचान लेकर ये लोग शुरू हुए और वो पहचान थी अमेरिका की पहचान। 1803 में अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इससे पहले तक ब्रिटेन का हिस्सा था, ऊपर की तरफ फ्रांस था, इससे ये वाला हिस्सा खरीद लिया गया। अमेरिका का क्षेत्रफल यहां से खरीदने के बाद 1.5 गुना तक बढ़ गया। अमेरिका कौन था? ब्रिटिशर्स थे। ये लोग क्या किए, जो पूरे दुनिया भर में करते आ रहे थे, युद्ध किए। किससे युद्ध किए? मैक्सिको से युद्ध कर लिया। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को भी हरा दिया। मैक्सिको को भी इन्होंने हरा दिया। ब्रिटिशर्स ने मैक्सिको को जीत लिया और इससे कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए। मतलब एक तरीके से समझिए कि जो 13 राज्यों में बसा हुआ अमेरिका था, ये लुइसियाना को $1.5 करोड़ में खरीदता है, मैक्सिको को जीत लेता है और धीरे धीरे और ताकतवर होता चला जाता है। इतना ताकतवर कि अब पड़ोसी राज्यों को मिलने के लिए कहा जाने लगा, या तो ताकत से मिल जाओ, साम दाम दंड भेद से हम में मिल जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इनकी ताकत को बढ़ता देखकर अमेरिका से कई राज्य खुद से जुड़ना पसंद किए। इन्हीं में था इलिनॉइस, ओहायो, फ्लोरिडा, ये सब खुद से मिलने लगे और जो नहीं मिले वहां सेना भेज दी गई। जैसे कैलिफोर्निया, वहां पर बड़ा नरसंहार हुआ। अमेरिकी सरकार के इशारों पर हजारों लोगों को मारा गया
और इतने में अमेरिका जो है वो पूरी तरह व्यापक हो गया। कुल मिलाकर के इसकी व्यापकता को आखिरी जो पहचान मिलती है, इसमें 50 राज्य इसके बन जाते हैं, वो था 1867, जब इसने रूस से 72 लाख रुपए में अलास्का को खरीद लिया था। अलास्का जो इनके मंत्री जिनकी वजह से खरीदा गया था, उनका नाम सीवर्ड था। शुरुआत में इसकी मजाक बनी कि अरे इतना महंगा कोई राज्य क्यों खरीद रहा है इतना बर्फ की जगह पर। मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है, उसे सीवर्ड फॉली के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी उनका एक अच्छा डिसीजन था। खैर जो भी है, इसी बीच में इन्होंने स्पेन से फिलीपींस खरीद लिया, लेकिन 1946 में इन्हें फिलीपींस को आजाद करना पड़ा। कुल मिलाकर के 13 राज्यों वाला अमेरिका 50 राज्यों तक पहुंच गया। धीरे धीरे इसने समुद्र के और छोटे छोटे आइलैंड्स जो पैसिफिक ओशियन में थे उनको खरीदना शुरू किया। कुल मिलाकर के अमेरिका अब आपको अलास्का और यहां और साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में दिखता है। इन्हीं में आइलैंड्स में से पाल्मेरा, हवाई, मिडवे, वेक, गुआम, जॉन्सटन, समोआ, इन आइलैंड्स पर ये कब्जा करते चले गए। मतलब पहले इन्होंने पूरा लैंड आर पार कवर किया और उसके बाद में फिर ये लोग यहां तक पहुंचे। प्यूर्टो रिको, ये सब, पनामा, ये सारी जगह पर अमेरिकियों का कब्जा होने लगा। आज जिस अमेरिका को आप देखते हैं, असल मायने में ये कभी निकले हुए यूरोपियंस ही हैं जिन्होंने अमेरिका में पहले पहचान बनाई और खुद के विस्तार से अपने आप को एक नई पहचान दी, और वो आज इतने विस्तार के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही इनका विस्तारवाद आज भी आपको दिखाई पड़ता है। जब अमेरिकियों को आप सुनते हैं कि हम कनाडा को ले लेंगे, हम वेनेजुएला को ले लेंगे, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, तो इनकी फितरत में, इनकी साइकोलॉजी में इस प्रकार का एक्सपेंशन है। इनकी साइकोलॉजी के अंदर ही, हिस्ट्री में ही इनके अंदर विस्तार है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सर इस बीच में ब्रिटेन और फ्रांस का क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? उनके पास और ज्यादा ताकत हो गई थी। वो वही हरकत कर रहे थे जो आज अमेरिका कर रहा है। क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। जहां भी दुनिया में कोई संघर्ष होता दिखे कूद पड़ते थे। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी झगड़ लिए। 3 साल तक विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चला। चौथे साल में अमेरिका की एंट्री होती है। यूरोप लड़ रहा था, ताकतवर लोग लड़ रहे थे, अमेरिका यहां पर पंच बनकर एंट्री करता है, हथियार देता है, अपने पास से कमाई हुई ताकत देता है, और इस युद्ध के अंदर निर्णायक हो जाता है। इतना निर्णायक कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब विश्व युद्ध जर्मनी हारता है, अमेरिका एक बड़ी ताकत बनकर निकलता है। अमेरिकी कंपनियां चल पड़ती हैं, यूरोपीय कंपनियां ठप्प होने लगती हैं। इतना तेज अमेरिकी कंपनियां चलने लगती हैं कि 44 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल तक अमेरिका का शेयर बाजार हाई टच करता है। मतलब कि उस पर कभी मंदी आती ही नहीं है, वो अपने लेवल को बढ़ाता चला जाता है। अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सुपर पावर बनकर के निकला वो अमेरिकी शेयर बाजार था, जो कि 44 महीने तक हाइट छूता रहा। आपको मालूम होगा यह युद्ध के मात्र 20 साल के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। अमेरिका की ताकत प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बाहर निकल कर आई। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही हुआ, उस समय तक इस 20 साल में दुनिया के अंदर होड़ मच चुकी थी हथियार बनाने की, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की। इसीलिए दुनिया भर के तमाम टैलेंट्स इस बीच में जो हो चुका था वो सभी को याद होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी में बहुत से यहूदियों पर, जर्मनी के अंदर इस तरह का व्यवहार हुआ कि जर्मनी हारा यहूदियों की वजह से है, तो जर्मन में हिटलर पनपा और उस हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी मोर्चे में बहुत से यहूदी भागकर ब्रिटेन जाने, बहुत से यहूदी भागकर और देशों में जाकर अपनी जान बचाने लगे। इन्हीं में से थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक यहीं से निकल करके अमेरिका गए थे, जो कि एक यहूदी थे। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में टैलेंट अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शिफ्ट होना शुरू हुआ, और वो वहां जाकर अमेरिका को और ग्रेट बनाने लगा। क्योंकि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो बोले द्वितीय में भी ये हमारी इज्जत बचाएगा। अमेरिका में भर भर के ये लोग पहुंचने लगे। अमेरिका इसी बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। न्यूक्लियर बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चला, उसमें निर्णायक साबित होता है जब जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तय हो जाता है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका के साथ, ये हम कई बार बता चुके हैं, सोवियत, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक ही तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन यहां पर सोवियत रूस और अमेरिका के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सोवियत रूस पसंद करता था साम्यवादी नीतियां और अमेरिका पसंद करता था पूंजीवादी नीतियां। पूंजीवादी का मतलब पैसे वाला और पैसे वाला बने, जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट का बढ़िया यूज करे, उद्योगपति ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये थॉट। और साम्यवादी में था कि सर्वहारा वर्ग का शासन,
गरीब जनता के हाथ में सत्ता का केंद्र हो, कोई बड़ा उद्योगपति ना हो, आम जनता अपने हाथ में कंट्रोल रखे। एक्सट्रीम दोनों ही थॉट्स खराब हैं। इसी के चलते आज दोनों ही थॉट सर्वाइव नहीं करती हैं। मध्यम मार्ग आज दुनिया के बीच में अपनाया जाता है, जिसे आप मिश्रित रूप से जानते हैं। खैर, लेकिन सोवियत रूस भी अपने आप को लेनिन के टाइम पर यह धीरे धीरे दिखा रहा था कि हां, हम अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हैं। खैर, अमेरिका ने रूस के साथ इस बात पर लंबा संघर्ष करने की ठान ली थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई में विजेता में बड़ा कौन, सोवियत रूस या अमेरिका, ये ठन जाती है। शुरू होता है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में अमेरिका सोवियत रूस को नीचा दिखाना शुरू करता है। इतना हद तक नीचा दिखाना शुरू करता है कि दुनिया में जहां भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, वहां सत्ताओं को गिरा देना, जहां पर राजशाही है वहां पर लोकतंत्र नामक वेपन फेंक देना, और जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तानाशाही को स्थापित करवा देना, अमेरिका मल्टीपल टाइम यही करता है। जैसे आपने हाल ही में देखा, पाकिस्तान के अंदर बढ़िया इमरान खान सरकार चला रहे थे, पलटा के आसिम मुनीर को टिका दिया। आसिम मुनीर के सामने शहबाज शरीफ केवल एक भोंपू बने बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से शेख हसीना बढ़िया सरकार चला रही थी, सरकार गिराई, 1.5 साल से अस्थिरता बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के रूप में टिका दी। कोई पहचान नहीं, कोई देश की तरक्की नहीं, लेकिन अपने हित, जहां अपने हित नहीं वहां सत्ता गिराना उसने अपना रुख बना लिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सोवियत रूस के दौर में खूब चला। अमेरिका ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपनी पॉलिसीज को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ये सारे खेल किए। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने एक बड़ा खेल खेला। बड़ा खेल था कि अब तक जो व्यापार होता था वो गोल्ड में होता था। गोल्ड को दुनिया के प्रीशियस धातु के रूप में, मुद्रा विनिमय के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्विक संकट जब पैदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये बर्बाद हो चुके थे। ये नवाब साहब जितने भी थे, ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने दुनिया पर राज किया था, अब बस नवाबी बची थी, इनकी जेब खाली हो चुकी थी। ऐसे में इन्हें धन की जरूरत थी। अमेरिका अपनी कंपनियों की मदद से और दुनिया भर के निवेश की मदद से लगातार ऊपर उठता चला जा रहा था। इसने कहा कि मैं दुनिया के देशों को पुनर्निर्मित तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मैं अपनी बैंक बनाऊंगा जो लोन देंगी और आपको वो लोन चुकाना होगा, और दूसरा, आपको जितने भी एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करने होंगे वो मेरी करेंसी यानी डॉलर में करने होंगे, और डॉलर जो है वो गोल्ड के बराबर होगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है। ठीक है साहब। ऐसा करके ब्रेटन वुड के अंदर, न्यू हैम्पशायर के अंदर एक बैठक बुलाई जाती है। 1944 में बैठक होती है, 44 देश इसमें आते हैं। ब्रेटन वुड समझौता होता है। समझौते में तय होता है कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता दी जाएगी, और दुनिया की 2 बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, लोन देंगी। वर्ल्ड बैंक लोन देगी नया देश बनाने के लिए, और आईएमएफ लोन देगी पेमेंट क्राइसिस के लिए। पेमेंट क्राइसिस मतलब पेमेंट डेट का क्राइसिस आ गया। मान लीजिए आपके पास डॉलर कम पड़ गया, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बोले डॉलर हम देंगे, आप फिर भी पेमेंट डॉलर में ही करोगे। कुल मिलाकर के ब्रेटन वुड में यह तय हो जाता है कि डॉलर दुनिया की करेंसी बनेगा, और यहीं से अमेरिका जिंदगी भर यानी हमेशा के लिए दुनिया पर राज करने का एक तरीका ढूंढ लेता है। वो तय करता है कि अब अमेरिकी डॉलर के आधार पर ही करेंसीज के एक्सचेंज रेट तय होंगे। जैसे आज आप सुनते हैं $1 के बराबर 90 रुपया, तो ये जो तय है ये ब्रेटन वुड सम्मेलन से दुनिया ने माना है। 44 साल पहले ये तय हो गया था। अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर विश्व युद्ध विजेता के तौर पर सबसे ये मनवा लिया था कि अमेरिका के पास चूंकि सबसे ज्यादा धन है, तो डॉलर का भी वही हकदार है और लोगों को वही मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब डॉलर में दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे करें, यह सुनिश्चित करने के लिए इसने एक सिस्टम बनाया जिसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। 1973 में 22 देशों की 518 बैंकों ने स्विफ्ट नेटवर्क को शुरू किया, जो कि अमेरिका की ही देन थी। आसान भाषा में समझिए कि एक बैंक को दूसरे बैंक में या एक देश से दूसरे देश में किसी को पैसा भेजना है, अमेरिका बोलता था कि आपको चूंकि डॉलर में ही व्यापार करना है, तो सभी बैंकों को अमेरिका में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सब का अपना एक बैंक, 200 देशों के बैंक इस समय अमेरिका में है। वहां पर होता क्या है, आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में करना है। जैसे आप कई बार सोचते हैं ना, भारत ने इतना माल खरीदा, इतने डॉलर में खरीदा, ये डॉलर आता जाता कैसे है? तो इसका तरीका यह है कि अमेरिका ने दुनिया भर के बैंकों को अमेरिका में खुलवाया और कहा कि आपको अगर मान लीजिए इंडिया के बैंक को दुबई से पैसा लेना है, दुबई को माल बेचना है, दुबई से तेल खरीदना है, जो भी करना है, तो जो पेमेंट होंगे वो डॉलर में होंगे। और डॉलर के लिए अमेरिका ने अपने आप बैंक बना रखी है। आपकी बैंक से कह रखा है कि आप वहां पर डॉलर दिलवाइए, अपना रुपया दीजिए, डॉलर में कन्वर्ट करिए, डॉलर से दूसरे देश के बैंक में पेमेंट करिए,
दूसरा देश की बैंक पेमेंट डॉलर से अपनी करेंसी में कर लेगी। यानी कि दोनों प्रकार से, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि अगर आपको अपने देश से कोई भी पेमेंट करना है तो दूसरे देश की बैंक में जाएगा डॉलर के रूप में, डॉलर से दूसरे देश की बैंक में ट्रांसफर होगा। मतलब आपका ही पेमेंट है, अपना रुपया पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर में कन्वर्ट होकर दूसरे देश को भी डॉलर में पेमेंट होगा, फिर डॉलर से वो उस देश की करेंसी में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार का कन्वर्जन सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से ये लेकर आया। आज दुनिया के 200 देशों की 11,000 बैंक इस नेटवर्क से जुड़ी हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ना केवल डॉलर में पेमेंट करना है, बल्कि डॉलर में पेमेंट के लिए बैंकें भी, जैसे आज आप और मैं पेमेंट कैसे करते हैं। अगर आप किसी बैंक में, या मान लीजिए मुझे पैसा यूपीआई कर रहे हैं, मेरे पास अकाउंट एसबीआई में है, आपका पीएनबी में है या एचडीएफसी में है, किसी भी बैंक में, तो आपने जैसे ही पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक से बैंक बात कर रही है, रुपए से रुपया बात कर रहा है। ऐसे ही इसने विश्व रूप में यह लागू कर दिया कि इस बैंक से डॉलर उस बैंक के डॉलर में जाएगा, उस बैंक के डॉलर में डॉलर बनकर जाएगा और वहां से उसकी लोकल करेंसी में होगा, यानी कि डॉलर ही आपको एक्सचेंज में दिखाई देगा। अमेरिका ने डॉलर की प्रभुत्व को स्थापित करने का एक और काम किया, और वो काम था, दुनिया में अगर कोई देश तेल बेचना चाहता है या तेल खरीदना चाहता है तो भी पेमेंट डॉलर में ही करेगा। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहा गया। मान लीजिए कि अगर सऊदी अरब को या फिर वेनेजुएला को या ईरान को, इराक को, जिस भी देश को तेल बेचना है, वो डॉलर में ही तेल का पेमेंट ले सकता है और किसी रूप में नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब ये पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहलाई कि आपको क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना है तो आपको डॉलर ही लेना पड़ेगा। और सोचकर देखिए कि डॉलर के महत्व को स्थापित करते हुए अमेरिका पिछले 50 साल से यही काम करता आ रहा है। मतलब डॉलर जब ट्रेड के लिए जरूरी हो जाएगा तो हर देश डॉलर खरीदने के पीछे भागेगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, हमारे देश के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो कहीं नोटिस ही नहीं किया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार में डॉलर ही यूज करते हैं। जो फिलहाल वेनेजुएला क्राइसिस आया, इस पर एक मत यह भी निकल कर आया कि वेनेजुएला ने हाल ही में डॉलर यूज करने से इनकार कर दिया था, लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगा था, चीनी युआन में पेमेंट लेने लगा था। जो देश लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगते हैं उन पर अमेरिका हमला कर देता है। यह भी एक थ्योरी डेवलप होकर आती है, जहां एक और ये थ्योरी कि अमेरिका तेल वाले देशों पर हमला करता है, वहां दूसरी तरफ ये थ्योरी भी कि अगर कोई देश डॉलर छोड़कर कोई और व्यवस्था अपनाता है तो अमेरिका उस पर हमला कर देता है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह प्रभुत्ववाद जो है, ये साम दाम दंड भेद के पैंतरे से चलता रहा। यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हुआ और अमेरिका ने दुनिया भर पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब एक तरफ तो था ये थी, दूसरी तरफ एक कहानी और थी। चूंकि दुनिया का बेस्ट ब्रेन अमेरिका शिफ्ट हो रहा था। आपको मैंने बताया कि शुरुआत में यूरोपियंस गए थे अमेरिका, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े मात्रा में साइंटिस्ट निकल के यूरोप से पहुंचे थे अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना पैसा इनके पास हो गया कि जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस से जितने भी अमीर लोग थे जो गरीबी में नहीं रहना चाहते थे, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका जाना शिफ्ट हुआ और अमेरिका ने उन्हें भरपूर जगह दी। आज जब आप इस पूरे फिल्म को देखते हैं, दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल उद्योगपतियों को देखते हैं, तो उनमें आप अमेरिकियों को पाते हैं। आज हर 10 में से 7 बड़े कारोबारी अमेरिकी नागरिक हैं। जर्मनी से निकले हुए आइंस्टाइन हो या दक्षिण अफ्रीका से निकले हुए एलॉन मस्क, ये सब विदेशों से जाकर अमेरिका बसे और अमेरिका को टेक्नोलॉजी हब बना दिया, अमेरिका को बड़ा देश बना दिया। आज आप सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई जो भारत से निकले और अमेरिका में जाकर बसे, ये इस प्रकार से चलने लगे। और कमला हैरिस को भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय मूल की महिला जाकर वहां पहुंची। दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति, चाहे दुनिया के तमाम टेक्नोक्रेट्स, ये सब निकलकर अमेरिका गए। अमेरिका बुद्धिजीवियों का एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनता चला गया। पैसे वालों का, दिमागधारियों का, और तो और कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, क्योंकि निजी कारोबारियों को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अमेरिका ने उन्हें माहौल दिया। अमेरिका में फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में 30 ताकतवर कंपनियां फिलहाल अमेरिका में हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट बताती है कि 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां फोर्ब्स की टॉप 2000 में थी। टॉप 20 कंपनियों में से 11 कंपनियां अमेरिकी हैं। अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी टॉप पर 2022 में रही थी। कंपनियों के अलावा अगर अरबपतियों की बात की जाए तो 2022 में 735 अरबपति अमेरिकी थे, जिनके पास 4.7 ट्रिलियन वैल्यू थी, नेटवर्थ थी, जो भारत की जीडीपी से कहीं अधिक है। कुल मिलाकर के अमेरिका पहले तो अपनी विस्तारवादी नीतियों से, दूसरा दिमाग से, बेस्ट ब्रेन को अपने पास रख करके पावरफुल बनता चला गया। बात करते हैं अपनी पावर को मनाने के लिए इसने क्या किया।
वेपन्स का उपयोग किया। वेपन्स का उपयोग किया चूंकि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन से ऊपर की है, ऐसे में यह रक्षा बजट भी अपने अकॉर्डिंग खर्च करता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना आज अगर किसी देश के पास है तो वो अमेरिका है, जिसकी कुल सेना में 21.22 लाख सैनिक हैं, जिसमें से 13.5 लाख के अराउंड एक्टिव हैं और 7-8 लाख के आसपास मतलब रिजर्व फोर्सेज में रखे हुए सैनिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये अपने सैनिकों को केवल और केवल अमेरिका में ही नहीं रखता, दुनिया भर के देशों में अपने सैनिकों को बिठा के रखता है। लगभग 750 जगह इसने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। आज अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4% मतलब लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करता है केवल और केवल डिफेंस पर। दुनिया में अगर ₹100 डिफेंस पर खर्च होते हैं तो अकेला 37% डिफेंस का खर्च अमेरिका अपने ऊपर करता है। आज भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत $86.1 बिलियन खर्च कर रहा है, तो भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा डिफेंस का बजट अमेरिका का है। वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है, खर्च ही नहीं करता अपितु डिफेंस इक्विपमेंट बेचता भी है। वर्ल्ड का 43% वर्ल्ड का वेपन जो बेचना है वो अमेरिका इकलौता करता है। 43% ऑफ वर्ल्ड वेपन सेल अमेरिका से तय होकर आती है। अमेरिका न केवल हथियार बेचकर बल्कि दुनिया भर के देशों में अपने बेसिस बनाकर 750 बेसिस हैं आज अमेरिका के 80 देशों के अंदर, और तो और 2.25 लाख उसके सैनिक 159 देशों में किसी ना किसी रूप में सक्रिय हैं। आप विचार करिए कि कितना ज्यादा अपने आप को फैला कर रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जापान अकेले में 120 बेसिस हैं अमेरिका के। जापान अकेले में 53,000 सैनिक अमेरिकी रहते हैं। बड़े बड़े देशों में जर्मनी, साउथ कोरिया, गुआम, इटली, प्यूर्टोरिको, यूके, पुर्तगाल, तुर्की, बहरीन, बेल्जियम, पनामा, मार्शल आइलैंड, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सब जगह पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से पहले पैसे के दम पर यानी डॉलर की सत्ता से, फिर दिमाग की सत्ता से और फिर सेना की सत्ता से अपना प्रभुत्व अमेरिका कायम करता रह गया। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल सोचते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर क्यों होता है, क्यों अमेरिकी सैंक्शंस दुनिया को प्रभावित करते हैं, कोई देश अमेरिकी प्रतिबंध मानता ही क्यों है। कारण अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ उसके पास है, टैलेंट उसके पास है, दुनिया की टॉप कंपनियां उसके पास हैं, और तो और आप किसी दूसरे देश से कैसे व्यापार करेंगे, डॉलर उसके पास है। डॉलर ही नहीं, डॉलर के अलावा डॉलर को मेंशन करने वाला जो सिस्टम स्विफ्ट है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं, वो सिस्टम उसके पास है। ये बिल्कुल वैसे है यूपीआई के दौर में यदि भारत का कोई व्यापारी ये कहे कि हम तो केवल कैश में काम करते हैं, उसके व्यापार पर उसका असर दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आज स्विफ्ट की तकनीक के दौर में अगर अमेरिका के डॉलर को छोड़कर कोई देश अपने आप को आइसोलेट करके व्यापार करने निकले तो दूसरा देश उसके साथ व्यापार नहीं कर पाता। यही कारण है कि अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू लोग उस देश को सैंक्शन में डाल देते हैं। कहते हैं कि दुनिया के जो ज्यादातर मुल्क हैं उसका अमेरिका पर निर्भर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वो या तो अमेरिका से व्यापार करते हैं, या तेल के चलते वो अमेरिका पर निर्भर करते हैं, या वर्ल्ड बैंक और IMF के चलते निर्भर करते हैं, या फिर वो नाटो के चलते। क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका ने अपने पसंद के लोगों का एक समूह बनाया हुआ जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक साथ 32 देश किसी पर जाकर हमला करेंगे। तो सुरक्षा में मजबूत, शक्ति में मजबूत, टेक्नोलॉजी में मजबूत, रोकड़े में मजबूत, ऐसे बना है अमेरिका ग्रेट। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जिस चीज को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था वो ट्रंप कर गए। क्या अमेरिका इन सबके बाद चूंकि दुनिया से कहता है कि अब सब लोग डॉलर में ही व्यापार कर रहे हो तो मुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बस डॉलर छापने हैं, लेकिन दुनिया के सामने उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं तो देखो व्यापारी हूं, मैं तो आप लोगों से ज्यादा खरीदता हूं, कम बेचता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा अमेरिका हर साल $1.5 ट्रिलियन के व्यापारिक घाटे में रहता है। व्यापारिक घाटे से मतलब मेरा यह है कि अमेरिका कुल मिलाकर के लगभग $5.5 ट्रिलियन का हर साल व्यापार करता है, लेकिन बेचता मात्र 2.7 ट्रिलियन का है और खरीदता है 3.25 ट्रिलियन का। तो 2.07 ट्रिलियन वर्सेस 3.25 ट्रिलियन मतलब लगभग 1 ट्रिलियन का इसे व्यापारिक घाटा होता है। अर्थात इसे दुनिया के देशों को पेमेंट करना होता है। आप पूछेंगे कि यूएस जब घाटे में रहता है तो भी तरक्की कैसे करता है। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, दुनिया का जहां भी व्यापार हो रहा है वो तो डॉलर में ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे कभी नुकसान होता ही नहीं। कम पड़ा तो डॉलर पड़ा, उसको वो छाप लेगा।
और तो और दुनिया के जो देश अतिरिक्त पैसा बचा के रखते हैं उन्हें भी अमेरिका अपने यहां पर ही इन्वेस्ट करा लेता है अपने बॉन्ड्स में। आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना के इतने बॉन्ड्स अमेरिका में हैं, इतने ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स, जापान के इतने ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स, क्योंकि जो देश डॉलर में व्यापार करके मुनाफे में है, जैसे आज भारत को बहुत ज्यादा पैसा सऊदी को पे करना है या यूएई को पे करना है ताकि हम तेल खरीद सकें, तो हमारा जो पैसा उनके पास गया डॉलर के रूप में, वो उस डॉलर को अमेरिका में ही छोड़ करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका दुनिया भर के पैसे को खुद के देश में इंटरेस्ट पेमेंट के तरीके से चलाता रहता है, उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट देकर उन देशों को खुश रखता है कि चिंता मत करो पैसा बढ़ रहा है। लेकिन वही पैसा जब उस देश पर उसे प्रतिबंध लगाना होता है तो उस पैसे को हड़प लेता है। जैसे रूस का पैसा उसने हड़प लिया, पहले स्विफ्ट तकनीक से बाहर निकाला और उसके पूरे असेट्स को जब्त कर लिया। ऐसे ही वेनेजुएला के साथ, ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ अमेरिका करता आ रहा है। तो पहले दुनिया को डॉलर का स्वाद, फिर स्विफ्ट की तकनीक, फिर अपनी बैंकों में पैसा इन्वेस्ट कराना और बाद में उसको जकड़ के बैठ जाना कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा। ये बिल्कुल वैसे आपका अकाउंट, किसी अकाउंट में पैसा है, बैंक आपका पैसा रोक के बैठ गई कि अगर लोन नहीं चुकाया तो ये कर दूंगा। इस तरह से अमेरिका करता है। तो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भले ही कितना ज्यादा हो, आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित होंगे कि इसके टॉप ट्रेड पार्टनर्स में मैक्सिको, कनाडा और चाइना शामिल है। मैक्सिको से सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। यही कारण है कि जो ऑप्शन इन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया था उसे ये कर गए, इन्होंने वहां पर ही टैरिफ लगा दिया। इन्होंने सब तरफ से डॉलर डॉलर तो चल रहा था, उसका तो गीत गाया ही नहीं। इन्होंने कहा कि जिसके पास डॉलर है रखे, लेकिन मैं आपसे खरीदता ज्यादा हूं इसलिए टैरिफ लगाऊंगा। तो अमेरिका जिस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था उस पर यह ध्यान देकर के और देशों को और गुलाम बना ले गए और इसीलिए मिस्टर टैरिफ कहलाए। आज जिस पेट्रो डॉलर के चलते वेनेजुएला का संकट बना, वो भी डॉलर से उत्पन्न हुआ संकट था, क्योंकि वेनेजुएला ने इंटरनेशनली डॉलर के स्थान पर युआन जैसी करेंसी, चाइना की जो करेंसीज हैं उनका उपयोग करना शुरू किया था। 9 लाख बैरल प्रतिदिन वो तेल बेच रहा था। अमेरिका को ये बात रास नहीं आ रही थी। ये भी एक बड़ा एंगल निकल करके आया। 2024 में सऊदी अरब ने भी ऐसे ही पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन फिर ट्रंप आए और वो शांत होकर चला गया। कुल मिलाकर के आज जो आप हाल देखते हैं कि जो मादुरो के साथ हुआ, क्या ये किसी और के साथ भी हुआ? हाँ, तेल के लिए हाल लीबिया का हुआ, मादुरो जैसा हाल सद्दाम हुसैन का हुआ, क्यूबा का हुआ। ये तमाम वो देश हैं जिन पर अमेरिका की शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग दुनिया ने देखा। तो आज के संदर्भ में जब मैंने आपके सामने ये सेशन किया, इसकी असल जरूरत ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल छुपा हुआ था कि आफ्टर ऑल अमेरिका इतना पावरफुल है कैसे? आफ्टर ऑल अमेरिका की सब लोग बात मानते क्यों हैं? आफ्टर ऑल अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाता है? हम भी उसके टैरिफ में दबे क्यों हैं? सब लोग उससे अलग निकलकर कुछ कर क्यों नहीं लेते? उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इसका जवाब देने में कुछ हद तक मैं सक्षम रहा हूँगा। मेरी आवाज में हुई खराबी जिससे आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अगर मेरे इस प्रयास से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दें। आपको लगता है कि मेरे ऑफर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए जेन्युइन है, आप तक बातें पहुंचाने के जो मेरी झील है, अगर आपको ये पसंद आती है तो अपना समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने किसी मित्र से सब्सक्राइब कराएं। लेकिन जितने जितने भी लोग आज इस सेशन को देखें, आज इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि और लोगों तक हमारी बात अच्छे से पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।